आइए हम लोग क्लास 3 शुरू करते हैं। नाज़ीवाद और हिटलर का उदय देख रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे कि 3 मार्च, याद होगा डेट आप लोग को, 3 मार्च 1933 इस दिन इनवेलिंग एक्ट लाया गया था और वहाँ के हिटलर जो है वो जर्मनी के राष्ट्रपति हिडेनबर्ग को कैद कर लेते हैं और उसके बाद उनको भी मार दिया जाता है और बाद के समय में हिटलर वहाँ का तानाशाह शासक बन जाता है। अब हम लोग हिटलर के विचार को देखेंगे कि जब वो हिटलर जर्मनी का शासक बना तो उसके क्या-क्या विचार थे और वो वहाँ के लोगों को कैसे प्रभावित किया। तो हिटलर के विचार में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हिटलर जो है वो नस्लवाद से ज़्यादा प्रेरित था। हिटलर नस्लवाद से ज़्यादा प्रेरित था और ये चार्ल्स डार्विन से भी ज़्यादा प्रेरित था। क्योंकि चार्ल्स डार्विन ने विकासवादी सिद्धांत दिया था और इन्हीं के साथ-साथ ये हर्बर्ट स्पेंसर, इनका एक थॉट था, इनका एक थियरी था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। कहने का मतलब ये है कि जो फिट हैं वही सर्वाइव करेंगे और जो अनफिट हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। यानी पृथ्वी उनके लिए है ही नहीं जो अनफिट हैं। जो फिट रहेंगे वही सर्वाइव करेंगे और इस पे हिटलर बहुत ज़्यादा काम किया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि हिटलर करीब 60 लाख यहूदियों को मरवाया था और करीब 3 से 4 लाख विकलांग लोगों को, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड थे, कि ये जो हैंडीकैप्ड हैं हमारे देश में, ये किसी काम के नहीं हैं, ये फिट नहीं है, तो इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है, इनको मार दिया जाए। तो इस तरह से इसका कहानी रहा है। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि ये नस्लवाद से इतना ज़्यादा प्रभावित था कि इसने जर्मनी में जो जर्मन नॉर्डिक थे, जिनको आर्यन बोला जाता था वहाँ, इन्हीं को वो टॉप क्लास में रखता था और बाकी जितने भी जाति थे उसको बॉटम क्लास में रखता था और सबसे नीचे इन्होंने यहूदियों को रखा। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये ईसाई धर्म का उत्थान चाहता था और यहूदियों का नाश चाहता था। अब ये आर्यन सुप्रीमेसी के बारे में इसमें हम लोग देखते हैं कि इसने किस-किस जातियों को आगे रखा। तो इसने सबसे पहला जो है वो रखा ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड, ब्लॉन्ड का मतलब होता है नॉर्डिक जर्मन आर, नॉर्डिक जर्मन आर। ये वहाँ के अस्थाई निवासी थे और इनकी जो आँखें होती थीं, वो भूरे आँख होती थी, भूरे आँख वाले, भूरे आँख वाले। हिटलर भी ऐसा था। इसीलिए हिटलर जो है इन्हीं को वहाँ का अस्थाई नागरिक मानता था और बाकी जातियों पे भेदभाव करता था खूब। इसके बाद इसने वहाँ सिंती को रखा, सिंती जाति थी। उसके बाद वहाँ रोमा, रोमा के बाद आप देखिएगा वहाँ की वहाँ रूसी जाति थी और इसके बाद इसने लास्ट में रखा विकलांग लोगों को, विकलांग, और विकलांग से भी नीचे रखा किनको? यहूदी को। विकलांग और यहूदियों को करीब-करीब अप एप्रॉक्स 70 लाख लोगों की हत्या करवाई। 70 लाख से ज़्यादा लोगों की हत्या करवाई किसने? हिटलर ने। विकलांग लोगों के लिए क्या था उसका थॉट? कि ये लोग अनफिट हैं और अनफिट हैं तो देश के लिए कोई काम नहीं कर सकते हैं, तो इनको जीने का कोई अधिकार नहीं है और इनके लिए एक ये अलग चैम्बर बनाए हुए था विकलांग लोगों को मारने के लिए और बोलता था कि हम आपको मार नहीं रहे हैं, हम आपका उद्धार कर रहे हैं। मतलब दया मृत्यु दे रहे हैं। आपका विकलांग लोगों को कहता था कि यूथेनेसिया दे रहे हैं आपको। यूथेनेसिया का मतलब होता है दया मृत्यु। और यहूदियों के लिए अलग से चैम्बर बनाए हुए था, अलग सिस्टम बनाया हुआ था और कैसे-कैसे करके ये यहूदियों को मारता था, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विकलांग लोगों को ये क्या करता था? यूथेनेसिया देके मारता था। यूथेनेसिया का मतलब क्या होता है? दया मृत्यु। और करीब इसने 3 लाख से ऊपर के विकलांगों को इसने मारा और सबसे नीचे किसको रखता था? यहूदियों को रखता था। तो विकलांग लोगों को ये यूथेनेसिया देके मारता था। अब हम लोग देखेंगे कि हिटलर यहूदियों पर कैसे अत्याचार करता था। अभी हम आप लोग को बता रहे थे कि हिटलर जो है करीब 60 लाख लोग, 60 लाख से ज़्यादा यहूदियों को मरवाया था।
अब ये देखिए वहाँ के लोगों में कैसे अपने विचारों को थोपता था, विचारों को रखता था। यहाँ पे आप देख पाएँगे कि यहाँ पे एक बच्चा है। अब इस बच्चे को बचपन से ही पढ़ाया जा रहा है कि यहूदी लोग जो होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। उनका नाक जो होता है वो जैसे छ लिखा रहता है, उस तरह का उनका नाक होता है। मतलब आप समझिए कि बच्चों को बचपन से ही बताया जा रहा है कि यहूदी हमारे लिए नहीं है और यहूदियों को हमेशा अलग रखना है, उनको मार देना है और उनका मज़ाक उड़वाया जाता था। तो ये देखिए यहूदी विरोधी विषयों को पढ़ाई को दर्शाता कक्षा का चित्र। इस तरह से यहूदियों के विरोध में बचपन से ही लोगों में ये क्या बोलते हैं उसको, नफ़रत भरी जाती थी। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मौत के कारखाने में आते यहूदी बच्चे बच्चे जिसे गैस से मार दिया जाएगा। ये देखिए यहूदी लोग हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह का सिस्टम अपनाए हुए था हिटलर और यहूदियों को मारता कैसे था, इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ये चरण वाइज़ करता था सारा काम। पहला चरण पहला चरण में क्या है 1933 से लेके 39 तक। इसके बीच इसमें क्या बोला जाता था कि हमारे बीच तुम्हें नागरिकों की तरह रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप देखेंगे कि यहूदियों को सरकारी नौकरी ने वहाँ की जो नौकरियाँ होती थी उसमें उनको नहीं अप्लाई करना होता था। आप यहूदी अगर कहीं चले जाएँ मार्केट में तो उनको अलग-थलग कर दिया जाता था। अगर पार्क में गए हैं तो सीधे लिखा हुआ रहता था जर्मन नागरिकों के लिए, यहूदियों के लिए नहीं। इस तरह से उनको अलग कर दिया जाता था। यहाँ पे देखिए हमारे बीच तुम्हें नागरिक की तरह रहने का कोई हक नहीं है और इसने 1935 में 1935 में 1935 में न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार लाया था। क्या लाया था? न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार। न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार। यह सितंबर 1935 में लाया गया था और न्यूरेमबर्ग सितंबर 1935 में लाया गया था। इसमें बोला गया कि जर्मन या उससे संबंधित रक्त वाले व्यक्ति ही जर्मन नागरिक होंगे और उन्हें जर्मन साम्राज्य में संरक्षण मिलेगा। मतलब जो जर्मनी के हैं उन्हीं को ये मिलेगा संरक्षण। यहूदियों और जर्मन के बीच में विवाह पर पाबंदी थी। मतलब कोई भी यहूदी लोग जर्मनी के लोगों से विवाह नहीं कर सकता था। यहूदियों और जर्मनी के बीच विवाहेतर संबंध अपराध घोषित कर दिया गया। मतलब अगर शादी होगी तो अपराध होगा और दोनों को सजा दिया जाएगा। यहूदियों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर पाबंदी। यहूदियों को राष्ट्रीय ध्वज भी नहीं फहराया जाने लगा दिया जाता था। अन्य कानूनी उपाय में देखेंगे कि यहूदियों को व्यवसाय से बहिष्कार किया गया, सरकारी सेवाओं से निकाला जाने लगा, यहूदियों की संपत्ति जब्त कर ली गई और यहूदियों के प्रार्थना गृह को सिनेगॉग बोला जाता है। सिनेगॉग सिनेगॉग क्या है तो यहूदियों का प्रार्थना स्थल। यहूदियों का प्रार्थना स्थल। अब क्या किया जाता था कि यहूदियों के प्रार्थना स्थल को हड़प लिया गया और लूट लिया गया, फिर विध्वंस कर दिया गया, जिसको हम लोग इस घटना को नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास बोला जाता है। इस घटना को क्या बोला जाता है? नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास। इसके बाद क्या होता था कि अब समाज से यहूदियों को क्या किया गया? अलग-थलग कर दिया गया। इसके बाद आता है घेटवाइजेशन, जिसको दड़वाबंदी कहते हैं। घेटवाइजेशन को क्या बोला जाता है? दड़वाबंदी। घेटो का मतलब ही होता है कि किसी खास समुदाय को सामान्य जातियों से अलग रखना। तो यहाँ पे तो अलग कर दिया गया, कोई अधिकार नहीं दिया गया यहूदियों को और यहाँ क्या किया जाता था कि उनको एक अलग जगह पे ले जाके रखा जाता था। मतलब यहूदियों को एक जगह से दूसरे जगह, जैसे जर्मनी का इलाका है तो जर्मनी के इलाके में उनको नहीं रहने दिया जाता था, उनके लिए एक अलग कॉलोनी बसाई हिटलर ने। हम इसको पढ़ के सुनाते हैं कि सितंबर 1941 से सभी यहूदियों को हुक्म दिया गया कि वह डेविड का पीला सितारा अपनी छाती पर लगाकर रखेंगे। उनके पासपोर्ट, तमाम कानूनों, दस्तावेजों और घर से बाहर भी यह पहचान चिन्ह छाप दिया गया। जर्मनी में उन्हें यहूदी मकानों में और पूर्वी क्षेत्र के लोज और वारसा जैसी घेटो बस्तियों में कष्टपूर्ण
और दरिद्रता की स्थिति में रखा जाता था। वे बेहद पिछड़े और निर्धन इलाके थे। घेटों में दाखिल होने से पहले यहूदियों को अपनी सारी संपत्ति छोड़ देने के लिए मजबूर किया गया। कुछ समय में घेटो बस्तियों में वंचना, भुखमरी, गंदगी और बीमारियों का साम्राज्य व्याप्त हो गया। यानी कि उनको, यहूदियों को मेन जर्मन से अलग करके कुछ एक एरिया में रखा जाता था, कॉलोनी बसाई गई थी, वहाँ किसी चीज़ की सुविधा नहीं थी। यानी कुछ दिन उनको वहाँ रखा जाता था। इसके बाद आते हैं तीसरा चरण। पहला में तो हो गया कि हमारे बीच तुम्हारे नागरिकों की तरह रहने का कोई हक नहीं। पहले तो आप हमारे बीच रह रहे हो तो नागरिक की तरह नहीं रहोगे। दूसरा चरण में क्या हुआ कि अब तुमको हमारे बीच रहने का अधिकार ही नहीं है। और तीसरा चरण जो था वो इसमें कहा जाता था कि तुम्हें जीने का अधिकार ही नहीं है। यानी आप देखिए, एक कंसंट्रेशन कैंप होता था। कंसंट्रेशन कैंप जो है उसमें लोगों को स्लॉट वाइज रखा जाता था। और वहाँ से जो लोग भागने का प्रयास करते थे, तो ये देखिए, ये वायर करंट लगा रहता था। अगर कोई जाते थे तो करंट से मर जाते थे। भागने की कोशिश में मौत। यातना गृह के चारों तरफ लगे तारों करंट दौड़ता रहता था। यानी एक यातना गृह, कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया था, यातना गृह बनाया गया था। वहाँ पे लगभग 50 से 60 लोग, अब जैसे घेटो करके अलग रख दिया गया कॉलोनी में। अब एक गाड़ी जाती थी वहाँ, आपको गाड़ी नहीं, हाँ, एक गाड़ी जाती थी वहाँ, और वहाँ से करीब 40 से 50 लोगों को उस गाड़ी में ठूँस दिया जाता था और उनको ये यातना गृह में लाके रखा जाता था। अब ये जो यातना गृह था, यहाँ पे हिटलर जो है उन लोगों को लाके 15 से 20 दिन भूखे रखता था। कोई खाना नहीं, हल्का-फुल्का पानी, मतलब जीवन जीने के लिए हल्का-फुल्का पानी दिया गया। 40-50, 15-20 दिन तक ऐसे रखने के बाद उनको गैस चैम्बर में लेके जाया जाता था। गैस चैम्बर क्या था? तो एक बड़ा-सा हॉल था। अब हॉल में, चैम्बर में ये गैस लगा हुआ है, गैस, जहरीला गैस निकलने वाला ब्लॉकेज लगा हुआ है, और शीशा का एक दीवार रहता था जिसके बाहर हिटलर रहता था। क्या किया जाता था कि लोगों को 10-15 दिन भूखे रखने के बाद उनको उस रूम से निकाला जाता था। उनके कपड़े और जूते जो भी पहने हुए रहते थे उसको खोल दिया जाता था और उनको उस गैस चैम्बर में डाल के बाहर से लॉक कर दिया जाता था और जहरीली गैस निकाला जाता था उससे, जिससे उनकी 10 से 15 मिनट में मृत्यु हो जाती थी। तो ये देखिए, आप यातना गृह देख रहे हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखिएगा कि उनके कपड़े, जिन लोगों की मृत्यु होती थी, उनके ये कपड़े होते थे। अब आप ये बात कहीं कह भी नहीं सकते हैं। तो कुछ लोग जो हैं उस समय अपनी यातनाओं को लिखते थे और ज़मीन के अंदर खोद के रखते थे। बाद में ये सारी बातें पता चली जब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 के बाद खत्म हुआ, तो तब लोगों ने जाना कि हिटलर इतना क्रूर शासक था। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो लोग की मृत्यु हुई उनके जूते हैं ये। अंतिम समाधान से पहले कैदियों के छीने गए जूते, और यहाँ पे आप उनके कपड़े को देख सकते हैं। तो उस गैस चैम्बर में लोगों को ले जाया जाता था और उनको वहाँ जहरीले गैस से मार दिया जाता था। और ऐसे करते-करते करीब 60 लाख यहूदियों को मारा गया। 60 लाख यहूदी मारे गए। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं उनका उसका चरण वाइज़ था। पहला चरण 1933 से लेकर 39 तक चला। इसमें क्या बोला गया कि नागरिक की तरह आप नहीं रह सकते हैं। उसके बाद आया घेटवाइज़ेशन 1940 से लेकर 44 तक। इसमें क्या बोला गया कि आपको अब हमारे बीच रहने का हक ही नहीं है। इसके बाद तीसरा चरण, और इनको अलग कंसंट्रेशन कैंप में, यातना गृह में रखा जाता था और कुछ दिन बाद 10-15 दिन भूखे रखने के बाद इनको लेके जाया जाता था गैस चैम्बर में, और वहाँ तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है 1941 के बाद, और उनको वहाँ मार दिया जाता था। इसी वजह से कुछ लोग जो हैं वो वहाँ से भागे, जहरीली गैस से मर जाते थे। अब ये सब बात जो है, यहूदी अपना दर्द किसी से कह भी नहीं सकते थे। कुछ यहूदी किसी तरह अपना जीवन बचाकर फ़िलिस्तीन के एक छोटे द्वीप पर चले गए। कुछ यहूदी जो हैं इन इसमें से भाग जाते थे और भाग के कहाँ गए? फ़िलिस्तीन। फ़िलिस्तीन। अब फ़िलिस्तीन के एक छोटे से द्वीप, फ़िलिस्तीन के एक छोटे से द्वीप पर ये लोग बसे, जो कि आगे चल के इज़राइल शहर बना, और अभी भी ये शहर है, इज़राइल देश बना, है ना? वही जो ये फ़िलिस्तीन के आस-पास में जो द्वीप था, वहाँ पे जो आकर बसे, वही आज का क्षेत्र इज़राइल कहलाता है।
इसे आज अमेरिका जैसे, और ये इतना पावरफुल देश है अभी कि अमेरिका जैसे देश भी इसका सहयोग करते हैं। इसके बाद एक वर्ड देखते हैं हम लोग, नाज़ीवाद लोग इसको बार-बार यूज़ करते हैं, लेवेंसटाउन, जिसका नाम होता है जीवन परिधि। लेवेंसटाउन का मतलब क्या है? जीवन परिधि। इसके बारे में नाज़ीवादी लोग बोलते हैं कि हिटलर जो है वो राज्य को सजीव माना। राज्य को क्या माना गया इसमें? राज्य को सजीव माना। राज्य को सजीव माना तथा राजा को उसकी आत्मा। राजा उसकी क्या है? आत्मा है। ये विचार थे किसके? हिटलर के विचार थे कि राज्य को सजीव माना गया और राजा को उसकी आत्मा मानी गई। हिटलर कहता था कि यदि आत्मा मजबूत रहेगा हिटलर का कहना था कि यदि आत्मा मजबूत रहेगा, आत्मा का मतलब राजा, अगर किसी देश का राजा मजबूत रहेगा तो राज्य का साम्राज्य विस्तार ज्यादा मात्रा में होगा। मान लिया जाए ये इसको आप राज्य मान रहे हैं और ये इसका साम्राज्य विस्तार है। तो हिटलर का कहना था जीवन परिधि लेवेंस्टाउन में कि राज्य को इसने सजीव माना और राजा को उसकी आत्मा, और कहता था कि यदि आत्मा मजबूत रहेगा तभी राज्य का विस्तार अधिक से अधिक हो पाएगा। और इसी वजह से जब ये इतना त्रासदी किया, इतने यहूदियों को मारा, धीरे 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 करके ये दूसरे देश पर भी अटैक करना स्टार्ट किया, यही जीवन परिधि के थॉट को लेके। फिर इसने अपने ही क्षेत्र में जो जो क्षेत्र इसका दूसरे देश कब्जा में ले लिए थे वो धीरे धीरे अपना क्षेत्र हड़पना स्टार्ट किया, अपनाना स्टार्ट किया, लेना स्टार्ट किया। और आगे के क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे इसने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत करी। बाकी बातें हम लोग अगले क्लास में पढ़ लेंगे।